सो हेलो एवरीवन, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डेड सीवर्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ थी। इससे पहले भारत पर शासन कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरे भारत पर नियंत्रण कर चुकी थी। इससे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। शासन के अन्याय, धार्मिक हस्तक्षेप और अपमानजनक नीतियों के कारण ये विद्रोह हुआ था। देखिए, इसको एकदम माइंड मैप के जरिए समझेंगे, एकदम शॉर्ट में रहेगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए, इसका प्रारंभ होता है कहाँ से? सबसे पहले इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? सबसे पहले ये विद्रोह हुआ था 29 मार्च 1857 में। 29 मार्च को मंगल पांडे ने शुरुआत की थी। मंगल पांडे शुरुआत करते हैं इस विद्रोह की, यानी कि 29 मार्च को मंगल पांडे सबसे पहले ये विद्रोह किए थे। कौन? मंगल पांडे ने। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी थी, ये चपटंग होकर। तो 29 मार्च से ये शुरुआत होता है। 29 मार्च से शुरुआत होता है। मंगल पांडे ये शुरुआत करते हैं इस विद्रोह की, जो कि 10 मई 1857 को पूरे भारत में फैल जाता है। 10 मई 1857 को, जो कि सबसे पहले होता है मेरठ में। मेरठ से शुरुआत होता है इस विद्रोह का। मेरठ में शुरुआत होता है 10 मई 1857 को, जो कि मतलब पूरे भारत में फैल गया था। लेकिन इससे पहले 29 मार्च को मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च को मंगल पांडे ने ये विद्रोह किया था। शुरुआत होता है सबसे पहले 29 मार्च के। इसका हिस्ट्री, बाकी डेट जाना जाता है 10 मई 1857 को। देखिए, तो यहाँ से प्रारंभ हो चुका था। और इस क्रांति के कारण क्या थे? अब इसका प्रारंभ समझ चुके हैं, अब क्रांति देखते हैं। कारण इसके कारण क्या है? तो देखिए, कारण है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण और सैन्य कारण। तो राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण में लैप्स की नीति लागू होती है। इसकी लैप्स की ये जो लैप्स की नीति था, वो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में लागू किए थे। लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा। देखिए, राजनीतिक कारण में लैप्स की नीति लागू करता है कौन? लॉर्ड डलहौजी लैप्स की नीति लागू करता है। तो ये लैप्स की नीति क्या था? लैप्स की नीति यानी कि अगर कोई राजा होता, उसके सगे बेटे नहीं होते, यानी कि उसका कोई भी संतान नहीं होता, तो उसकी रियासत अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी। उसकी रियासत, वो मर जाता था, तो उसका जो राज्य था वो कौन ले लेता था? अंग्रेज ले लेते थे। तो ये था लैप्स की नीति। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं झांसी की रानी। उनके पति गंगाधर राव की जब मृत्यु हो जाती है, तो उनके कोई संतान नहीं थे, तो वो एक बच्चे को गोद लेती है। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते। अगर गोद लिया हुआ बच्चा ये रियासत का मालिक नहीं बन सकता है। वो राज्य अब हमको दे दीजिए। वो राज्य अब हमारा है, आपका नहीं। कोई भी राजा है, उसका बच्चा मर जा रहा है, तो वो गोद ले रहा है बच्चे को, तो वो उस बच्चे को अपना राज नहीं दे सकता है। उसकी रियासत अंग्रेज ले लेते थे। तो ये था लैप्स की नीति, यानी कि गोद लिया हुआ बच्चे को रियासत नहीं दे सकते। वो रियासत कौन लेगा? अंग्रेज लोग लेंगे। तो ये था लैप्स की नीति, जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था लैप्स की नीति। तो ये था राजनीतिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण क्या है? इसमें जो किसान होते थे,
किसान की अगर फसल जो हो रही है, किसान की जो भी फसल हो रही है, तो उनको कर के रूप में बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता था, बहुत बड़ा हिस्सा में कर देना होता था अंग्रेजों को। यानी कि अगर उनकी फसल सूख भी जा रही है, उनका फसल नहीं हो रहा है, तो भी वो टैक्स माफ नहीं करते थे। उनका फसल ही नहीं हुआ तो टैक्स कहाँ से देंगे, खाने के लिए खुद ही भर रहे थे, बेरोजगार बढ़ रहा था, और मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। उन लोगों को अब टैक्स देना पड़ता था फसल में, अगर फसल नहीं हो रहा है फिर भी वो टैक्स माफ नहीं करते थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, राजनीतिकरण, आर्थिक कारण और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो सब लोग इससे तंग आ गए थे, बोले कि अब मुझे आज़ादी चाहिए। तो यहीं से आज़ादी की नींव पड़ी थी। सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था? सामाजिक, इससे जो अंग्रेज थे वो भारतीय समाज और भारतीय समाज परंपरा और धार्मिक रीति रिवाजों में दखल देने लगे थे अंग्रेज लोग। तो इससे लोगों को डर हुआ कि वो हमारा धर्म बदलना चाहते हैं, और इस ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। यानी कि उनको वो सोचे कि अब हम ईसाई धर्म में परिवर्तन हो जाएगा हमारा। तो इससे लोगों के अंदर डर बैठ गया कि हम ईसाई धर्म में हो जाएंगे। तो ये जो अंग्रेज थे, अब उनके रीति रिवाज में भी दखल देने लगे कि अब वो ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों को अब प्रेरित कर रहे हैं कि वो ईसाई बने, ईसाई धर्म अपनाएं। तो ये था सामाजिक और धार्मिक कारण। देखिए सैन्य कारण क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैन्य कारण देखिए, सैन्य कारण में था जैसे कि पद और वेतन में कमी, सम्मान की कमी, और भी बहुत अंग्रेज अफसर जो थे, अंग्रेज सरकार जो थे वो भारतीय सैनिकों को बहुत ही हीन समझते थे। उस टाइम पे 1857 से पहले भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अंग्रेज सरकार जो थे वो भारतीय सैनिकों को बहुत हीन समझते थे। उनको बड़ा कोई पद नहीं दिया जाता था, उनके सैलरी में कमी की जाती थी, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था, और उनको गालियाँ भी देते थे, उनके धर्म का भी मजाक उड़ाते थे, और ऐसे काम उनको दिए जाते थे भारतीय सैनिकों को जो उनके धर्म के खिलाफ थे। जैसे चर्बी लगे कारतूस जो कि मुंह से काटना पड़ता था, और हिंदुओं को गाय से आपत्ति थी और मुस्लिम को सुअर से आपत्ति थी। तो उन कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, तो अब सोचिए, हिंदू धर्म में गाय को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, गाय को माता के समान मानते हैं, गाय को मतलब देवी मानते हैं, और मुस्लिम में सुअर की पूजा होती है। तो मुस्लिम को सुअर से आपत्ति थी और हिंदू में गाय से आपत्ति थी। तो दोनों समुदाय एकजुट होकर बोले अब बहुत हुआ, अब मुझे आज़ादी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, यहीं से आज़ादी की नींव पड़ती है। इसमें भारतीय सैनिकों को एकदम जैसे हीन, मतलब एकदम निठल्ला समझते थे, एक तरीके से मान लो जैसे कुछ समझते ही नहीं थे। भारतीय सैनिकों को हीन टाइप के गाली भी देते थे, उनको धर्म का मजाक उड़ाते थे, ऐसा काम देते थे कि जो उनके धर्म के ही खिलाफ था। सोचो कितना अन्याय हो रहा था हम लोग के साथ, भारतीयों के साथ। तो यहीं से फिर मतलब अब इतना सहन करने की शक्ति नहीं है किसी के पास। अब सब लोग सोचे कि इतना हम लोग नहीं सह सकते हैं, अब हमको आज़ादी चाहिए हमको। तो फिर यहाँ से आज़ादी मिलती है, आज़ादी की नींव पड़ती है यहाँ से 1857 की क्रांति से। तो हम लोग कारण समझ चुके हैं अच्छे से। अब देखिए मुख्य केंद्र और नेता देखते हैं। मुख्य केंद्र और नेता कहाँ से लड़ाई हुई थी। देखिए 1857 की क्रांति जो था, 1857 की क्रांति ये पूरे भारत में एक साथ नहीं हुआ था, बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। तो क्या था, क्रांति की शुरुआत मेरठ से होता है। तो सिपाहियों ने कहा कि अगर भारत को आज़ाद करवाना है तो किसी राजा को नेता बनाना होगा। अगर भारत आज़ाद होगा तो कोई राजा को नेता बनाना होगा। जैसे कि अब कोई बड़ा होना चाहिए, मतलब अगर तभी तो रूल रेगुलेशन को संभालेगा। तब वो फिर दिल्ली पहुंचते हैं और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इसको
बहादुर शाह जफर, वो दिल्ली पहुंचते हैं और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का नेता घोषित करते हैं। तो फिर दिल्ली जो होता है वो क्रांति का प्रतीक केंद्र बन जाता है। ये था राजनीतिक केंद्र। यहाँ से क्रांति की पुकार फैलती है, यहाँ से क्रांति की पुकार फैलती है दिल्ली से, क्योंकि अब भारत का नेता भी बन चुके थे बहादुर शाह जफर। कानपुर में नाना साहब तांत्या टोपे, नाना साहब जो थे, नाना साहब, उनको ब्रिटिश सरकार ने पेंशन देना ही बंद कर दिया था। ब्रिटिश सरकार नाना साहब को पेंशन देना ही बंद कर दिया था और इससे नाना साहब अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते थे और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे और क्रांति का झंडा उठाया। अब बोला बहुत हुआ, अब मुझे आज़ादी चाहिए। और उनके साथ खड़े थे तांत्या टोपे भी, तांत्या टोपे भी। देखो, ब्रिटिश सरकार नाना साहब की पेंशन ही बंद कर दी थी। अब किसी का पेंशन बंद हुआ तो वो चुप बैठेगा, अब उसको आज़ादी चाहिए, बहुत सहन हुआ, अब हमको आज़ादी चाहिए, अब आज़ादी चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ से नाना साहब, उनके साथ तांत्या टोपे भी खड़े होते हैं। अब झांसी से कौन आती है? झांसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब, तांत्या टोपे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ाई लड़ी क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कानून से बचाने के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कानून से बचाने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, उनके बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई कहती है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सोचो कितनी, मतलब कितनी महान महिला थी झांसी की रानी, और वो इतना लड़ती हैं, वो बहुत लड़ाई लड़ी थी इसके लिए। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कानून से बचाने के लिए युद्ध की थी, क्योंकि उनके बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिए थे अंग्रेज लोग, इसलिए। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अब लखनऊ से कौन आता है? लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ाई करते हैं। और बिहार से कौन आता है? कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह, बिहार में कौन? कुंवर सिंह। देखिए, कुंवर सिंह जो थे, इनके बारे में तो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा इमोशनली, और जो कुंवर सिंह थे वो बुढ़ापे में भी युद्ध किए थे। सोचो, 80 वर्ष के बुजुर्ग हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपने देश के लिए तलवार उठाई, अपने देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई। सोचो, वो 80 वर्ष में भी लड़ना चाहते थे, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बट अब के जो हैं 25 साल के भी लड़के, अब जो 25 साल के भी हैं, तो वो भी कोई युद्ध करना नहीं चाहता। बस अब के ज़माने में तो बस खाओ, जियो, ऐश करो, अब के ज़माने में ऐसा है। बट सोचो, जो कुंवर सिंह थे वो 80 साल में भी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, 80 साल, सोचो। और उनका दायां हाथ भी घायल हो गया था, उनका इसमें दायां हाथ भी घायल हो गया, तो उन्होंने अपना हाथ खुद ही काट लिया, अपना हाथ खुद ही काट लिए थे। तो कुंवर सिंह मतलब जैसा महान पुरुष, मतलब आज के ज़माने में तो कोई नहीं मिलेगा। बुढ़ापे में भी अपनी देशभक्ति को जगाई, बुढ़ापे में भी अपने देश के लिए लड़े। सोच लो, 80 साल के थे उस टाइम पे, 80 साल के थे। तो कानपुर से नाना साहब तांत्या टोपे करते हैं युद्ध, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिहार से कुंवर सिंह। बिहार से कौन करता है? कुंवर सिंह। तो ये था मुख्य केंद्र और नेता। अभी तक हम 3 टॉपिक को समझे हैं, क्या कि कहाँ से प्रारंभ होता है और इसका क्या क्या कारण था, और इसके मुख्य केंद्र और नेता, यानी कि कहाँ से ये लड़ाई शुरू हुआ था। देखिए, इस क्रांति का परिणाम क्या निकलता है? परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत की सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई, भारत की सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई। और रानी विक्टोरिया की घोषणा 1858, रानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 में, रानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 में हुई, पारित हुई, जिसमें कहा गया कि भारतीय धर्म और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा, भारतीय धर्म और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। ये था रानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 में, जिसमें भारत की परंपरा और
भारतीय धर्म की सम्मान होगा। तो इसका परिणाम ये निकलता है, इसका महत्व क्या था, इस क्रांति का महत्व क्या था, इस क्रांति का महत्व जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस क्रांति को 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। और यहीं से 1857 की क्रांति से भारत की आजादी की पहली नींव पड़ी थी, भारत की आजादी की पुकार फैली थी। इसी क्रांति से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया था इस क्रांति को। और एकता और स्वतंत्रता का महत्व, एकता यानी कि मुस्लिम और हिंदू में एकता का महत्व हुआ, और स्वतंत्रता का नींव यहीं से पड़ा था। और एकता यानी कि अब जो भी हो रहा था, अब जैसे कि हिंदुओं के साथ गाय माता मानी जाती, हिंदू जो था गाय हिंदू के लिए पवित्र था और मुस्लिम के लिए सूअर पवित्र था, तो इससे दोनों एकजुट हो गए। तो यानी कि यहाँ से एकता का भी प्रतीक होता है, एकता, यहाँ से एकता और स्वतंत्रता का भी महत्व होता है। राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी, राष्ट्रीय आंदोलन जो आंदोलन होते हैं, यहाँ से नींव पड़ी थी, राष्ट्रीय आंदोलन की थी, राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखते हैं एक बार फिर से, आरंभ होता है 29 मार्च, मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था। फिर उसके बाद 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत होती है इस क्रांति की। कारण क्या थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण। अब इसके मुख्य केंद्र और नेता देखिए, अब जब भारत देश आजाद होगा तो एक नेता होना जरूरी होता है, एक नेता जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले नेता बनते हैं बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली में सबसे पहले नेता बनते हैं बहादुर शाह जफर, जिनको भारत का नेता घोषित किया गया था। फिर कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे युद्ध किए थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिहार से कुंवर सिंह। और भी थे केंद्र जो इम्पोर्टेंट था उसको बता दी, और राज्य थे, राज्य जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे बताई हूँ। और इसके परिणाम निकलते हैं, यहाँ से परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, भारत की सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती। रानी विक्टोरिया की घोषणा में कहा गया कि भारतीय धर्म और परंपराओं की रक्षा की सम्मान किया जाएगा। और महत्व क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब नींव पड़ा, एकता और स्वतंत्रता का महत्व, राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। तो ये था 1857 की क्रांति। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।